जब बहुप्रसिद्ध अकबर के दरबार की विशाल परिक्रमा का तंबू शहर की हवा में फैल रहा था, तब सुबह की पहली सुनहरी किरणों के साथ राजस्थानी लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर में दाखिल हुए। उनके कमर पर मोटी पगडंडी सी मुठ्ठियां थी, सिर पर रंग बिरंगे पग और आंखों में गावघर की सीधी सच्चाई। इनमें कुछ पुरुष थे जिनके हाथों में तलवारें और ढालें थीं, कुछ साथ चलने वाली महिलाएं थीं जिनके गहनों के झुमके हल्के सी शोर करते थे, और कुछ कारीगर थे जिनके पारंपरिक कपड़े और कागजी झंडे बतला रहे थे कि ये लोग किसी उत्सव या मांग के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने रंग और स्वाभिमान के साथ आए हैं। अकबर का दरबार वैसे ही कई किस्म के लोगों का मेला था, पर उस दिन हवा में कुछ अलग सी मिठास थी। शाही चौराहे पर खड़े दरबारी, सेनानी और विद्वान सबने देखा कि ये लोग कैसे शांत पर आत्मविश्वास से भरे हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनके साथ एक लंबा ऊंट क्रम था। उस ऊंट पर बंधे थैले और बर्तन, और ऊंट के पीछे छोटे छोटे ड्रम बजते रहे थे, जैसे कोई कहानी खुद अपनी ताल पर चल रही हो। अकबर ने जैसे ही भारतीय सभ्यता के उस नए रंग को देखा, उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक सजी। उन्होंने अपने मुंशी से कहा, इन लोगों का स्वागत करो और जाने क्या कहने आए हैं। मुंशी ने विद्वान और दरबारी के साथ जाकर उस दल का परिचय लिया। सामने खड़े नेता ने अपना परिधान संभालते हुए अपना परिचय दिया। वे पट्टा वाले राजपूत थे, जिनके नाम थे राव झंकार सिंह। उनके चेहरे पर तीव्रता थी, पर आंखों में एक सम्मान भरी नरमी भी थी। साथ में उनकी बहन पद्मावती भी थी, नयनाक्षी, तेजस्विनी, और जितनी बोलती कम उतनी ही प्रभावी मुस्कान में जीवन का सार समेटे। राव ने अपना कारण बिना घुमाए बताया। हमारे गांवों में अकाल आया, हमारी सिंकाई सूख रही है, पर यह वजह नहीं कि हम अपने घर का सम्मान कम कर दें। हम अकबर बदरखान आपके न्याय और समझदारी के बारे में सुनते आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संगीत और कला को आपके दरबार में स्थान मिले। हम चाहते हैं कि हमारी कला का मोल समझा जाए और जहां जरूरत हो मदद हो। अकबर ने एक लंबी सांस ली और हंसते हुए कहा, कला और संगीत हर मनुष्य की आत्मा को सजा देते हैं, पर बोलो, कैसे दिखाओगे अपने कला को? हमारे यहां नए स्वाद, नई चाल और नई सुहावनियां हमेशा पसंद की जाती है। राव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हम नाचेंगे, गाएंगे और अपने लोक नाटक दिखाएंगे, पर एक बात है, हम अपने साथ एक अनोखा रीत लाए हैं, कांथड़ी का खेल। इसमें गांव की किस्मत और राजसी गरिमा दोनों का मेल है। ये देखना होगा कि दरबार की आंखें इसे समझ पाती है या नहीं। दरबार में बैठे लोगों ने आपस में हंसी ठिठोली की। कोई कहे बिना कि हर नया कला दिल बहलाने के लिए अच्छा है, पर अकबर कुछ अलग चाहते थे। वे चाहते थे कि हर प्रस्तुति में सत्य और अनुशासन हो। रावों की विनम्रता ने अकबर के भीतर जिज्ञासा को बढ़ाया। उन्होंने आदेश दिया कि कल सुबह राजस्थानी दल का प्रदर्शन दिया जाए। राजस्थानी लोग खुशी से सहमत हुए और माहौल में एक तरह की उत्सुकता फैल गई। रात काली थी, पर राजस्थानी तंबू में दीपक की रोशनी से चेहरे और भी चमकदार दिख रहे थे। राव और पद्मावती अपने साथियों के साथ बैठकर उस धारदार प्रदर्शन की आख्यान चित्र बना रहे थे, जो वे अगले दिन दिखाने वाले थे। पद्मावती ने कहा, भाई, याद रखो, दरबार में हमें अपनी असलियत दिखानी है। हमें न केवल गीत सुनाना है, बल्कि उन्हें यह भी समझाना है कि हमारी कठोर धरती ने हमें कैसा बनाया है। राव ने सिर हिलाया और कहा, हम उन्हें खेल के द्वारा जता देंगे कि जड़ें कितनी मजबूत होती है। सुबह की हवा में हल्का सा ठंडा था, पर वातावरण गर्म था। दरबार के आंगन में जब राजस्थानी लोग उतरे, तो सभी के मन में उनके कपड़ों की रौनक, उनकी सजधज और उनकी आत्मीयताओं का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके गीतों में मरुस्थल की धूल की गंध थी, उनके ताल में ऊंटों की चाल का ठहराव था, और उनकी नृत्य शैली में कठोर पर सरल विलक्षणता। पद्मावती ने जब धीमे स्वर से गीत शुरू किया, तो सबने ध्यान दिया। गीत में खेतों की बात थी,
बरसात की आस थी और मिट्टी से जुड़े रिश्ते की प्रगाढ़ व्याख्या थी। अकबर ने महसूस किया कि ये लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आए। उनके गीत में एक इतिहास, संघर्ष और एक तरह की कथा थी जिसने दरबार के सभ्य लोगों की संवेदनाओं को छू लिया। पर तभी बीच में एक हल्की अप्रत्याशितता आई। एक छोटे से नाटक के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने दिखलाया कि गांव के प्रधान ने अनावृष्टि के कारण अपने खेतों की बिक्री करनी चाहिए। उस पर गांव के बुजुर्गों ने उसे परंपरा के नाम पर रोका। नाटक में प्रधान का बेटा जब अपनी मां से पूछता है कि क्या हम मेहनत छोड़ दें, तो मां कहती है कि मेहनत ही हमारी पहचान है। पर प्रधान की बेबसी और समाज की मजबूरियां बढ़ती चली। दरबार में से कुछ लोग मुंह बनाए बैठे रहे, कुछ आंखें नम थी, किसी ने तो गाल पर हाथ रख लिया। विद्वानों के बीच ये चर्चा छिड़ गई कि क्या ये सिर्फ एक नाटक है या एक सच जो दरबार तक आया है। अकबर का ध्यान उसी हिस्से पर गया जहां प्रधान के एक रिश्तेदार ने जिद दिखाई और कहा कि हम भी अपने रास्ते बनाएंगे, फिर चाहे उसे राजसी समर्थन मिले या न मिले। तभी एक वकील सा स्वर उठा जिसने कहा, यह तो समाज का शीशा है। बिरबल ने भी चुपचाप कहा, कहानी सुनने से बेहतर है कि हम इसमें मर्यादा और नीति का एक रास्ता निकालें। अकबर की प्रकृति में जो बात थी वो थी समाधान। उन्होंने राजस्थानी प्रधान से पूछा, आप क्या चाहते हो? मैं केवल कला की प्रशंसा के लिए नहीं बैठा हूं। यदि आपकी जरूरत किसी न्याय या व्यवस्था की है तो बताओ। राव ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का बीज और पानी के अधिकार सुरक्षित हों। हम फिर कभी अपने खेतों को सरकार के आगे नहीं बेचेंगे। अकबर ने सोचा और फिर कहा, हमारी इस दीवानी से यह कहा जाए कि किसी भी प्रजा का कृषि अधिकार सुरक्षित रहेगा और शाही खजाने से कुछ बीज और सिंचाई के साधन दिए जा सकते हैं। पर इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अकबर के राज्य के विधानों का आदर करें और अपने कुछ युवा कलाकारों को यहां के शिल्प में प्रशिक्षित करें ताकि वे अपनी कला के साथ राजधानी के संगम में जुड़ सकें। राव की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। यह प्रस्ताव न केवल मदद का था बल्कि सम्मान का भी था। राव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। इसके बाद दरबार में जश्न जैसा माहौल बन गया। अकबर ने राजस्थानी दल को आमंत्रित किया कि वे कुछ मंदिरों और बावड़ियों के पास जाकर वहां की बहाली में मदद करें। विजेताओं की तरह उनको शाही दामादियों ने सोने की मुहरों के साथ सम्मानित किया। पर कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। एक छोटा कारीगर जो साथ आया था, नाम था भीमलाल। वो एक चित्रकार था और उसकी कलम में कुछ अनोखी शक्ति थी। उसने अकबर के सामने अपने कुछ चित्र रखे। चित्रों में वह मरुस्थलीय जीवन को ऐसे दर्शा रहा था कि मानो वहां की हवा भी चित्र में सांस ले रही हो। अकबर ने भीमलाल के चित्रों के रंगों में वही सूखी धूप और वही ठंडक देखी जो दरबार में देखी गई थी। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास हमारी दरबार की दीवारों पर जगह है। हमारे जब बहुप्रसिद्ध अकबर के दरबार की विशाल परिक्रमा का तंबू शहर की हवा में फैल रहा था, तब सुबह की पहली सुनहरी किरणों के साथ राजस्थानी लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर में दाखिल हुए। उनके कमर पर मोटी पगडंडी सी मुठ्ठियां थी, सिर पर रंग बिरंगे पग और आंखों में गावघर की सीधी सच्चाई। इनमें कुछ पुरुष थे जिनके हाथों में तलवारें और ढालें थी, कुछ साथ चलने वाली महिलाएं थी जिनके गहनों के झुमके हल्के सी शोर करते थे, और कुछ कारीगर थे जिनके पारंपरिक कपड़े और कागजी झंडे बतला रहे थे कि ये लोग किसी उत्सव या मांग के लिए नहीं आए हैं बल्कि अपने रंग और स्वाभिमान के साथ आए हैं। अकबर का दरबार वैसे ही कई किस्म के लोगों का मेला था, पर उस दिन हवा में कुछ अलग सी मिठास थी। शाही चौराहे पर खड़े दरबारी, सेनानी और विद्वान सबने देखा कि ये लोग कैसे शांत पर आत्मविश्वास से भरे हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनके साथ एक लंबा ऊंट क्रम था। उस ऊंट पर बंधे थैले और बर्तन और ऊंट के पीछे छोटे छोटे ड्रम बजते रहे थे, जैसे कोई कहानी खुद अपनी ताल पर चल रही हो। अकबर ने जैसे ही भारतीय सभ्यता के उस नए रंग को देखा,
उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक सजी। उन्होंने अपने मुंशी से कहा, इन लोगों का स्वागत करो और जाने क्या कहने आए हैं। मुंशी ने विद्वान और दरबारी के साथ जाकर उस दल का परिचय लिया। सामने खड़े नेता ने अपना परिधान संभालते हुए अपना परिचय दिया। वे पट्टा वाले राजपूत थे, जिनके नाम थे राव झंकार सिंह। उनके चेहरे पर तीव्रता थी, पर आंखों में एक सम्मान भरी नरमी भी थी। साथ में उनकी बहन पद्मावती भी थी, नयनाक्षी, तेजस्विनी और जितनी बोलती कम उतनी ही प्रभावी मुस्कान में जीवन का सार समेटे। राव ने अपना कारण बिना घुमाए बताया। हमारे गांवों में अकाल आया, हमारी सिंचाई सूख रही है, पर यह वजह नहीं कि हम अपने घर का सम्मान कम कर दें। हम अकबर बदरखान आपके न्याय और समझदारी के बारे में सुनते आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संगीत और कला को आपके दरबार में स्थान मिले। हम चाहते हैं कि हमारी कला का मोल समझा जाए और जहां जरूरत हो मदद हो। अकबर ने एक लंबी सांस ली और हंसते हुए कहा, कला और संगीत हर मनुष्य की आत्मा को सजा देते हैं, पर बोलो, कैसे दिखाओगे अपने कला को? हमारे यहां नए स्वाद, नई चाल और नई सुहावनियां हमेशा पसंद की जाती है। राव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हम नाचेंगे, गाएंगे और अपने लोक नाटक दिखाएंगे, पर एक बात है, हम अपने साथ एक अनोखा रीत लाए हैं, कांथड़ी का खेल। इसमें गांव की किस्मत और राजसी गरिमा दोनों का मेल है। ये देखना होगा कि दरबार की आंखें इसे समझ पाती है या नहीं। दरबार में बैठे लोगों ने आपस में हंसी ठिठोली की। कोई कहे बिना कि हर नया कला दिल बहलाने के लिए अच्छा है, पर अकबर कुछ अलग चाहते थे। वे चाहते थे कि हर प्रस्तुति में सत्य और अनुशासन हो। रावों की विनम्रता ने अकबर के भीतर जिज्ञासा को बढ़ाया। उन्होंने आदेश दिया कि कल सुबह राजस्थानी दल का प्रदर्शन दिया जाए। राजस्थानी लोग खुशी से सहमत हुए और माहौल में एक तरह की उत्सुकता फैल गई। रात काली थी, पर राजस्थानी तंबू में दीपक की रोशनी से चेहरे और भी चमकदार दिख रहे थे। राव और पद्मावती अपने साथियों के साथ बैठकर उस धारदार प्रदर्शन की आख्यान चित्र बना रहे थे, जो वे अगले दिन दिखाने वाले थे। पद्मावती ने कहा, भाई, याद रखो, दरबार में हमें अपनी असलियत दिखानी है। हमें न केवल गीत सुनाना है, बल्कि उन्हें यह भी समझाना है कि हमारी कठोर धरती ने हमें कैसा बनाया है। राव ने सिर हिलाया और कहा, हम उन्हें खेल के द्वारा जता देंगे कि जड़ें कितनी मजबूत होती है। सुबह की हवा में हल्का सा ठंडा था, पर वातावरण गर्म था। दरबार के आंगन में जब राजस्थानी लोग उतरे, तो सभी के मन में उनके कपड़ों की रौनक, उनकी सजधज और उनकी आत्मीयताओं का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके गीतों में मरुस्थल की धूल की गंध थी, उनके ताल में ऊंटों की चाल का ठहराव था और उनकी नृत्य शैली में कठोर पर सरल विलक्षणता। पद्मावती ने जब धीमे स्वर से गीत शुरू किया तो सबने ध्यान दिया। गीत में खेतों की बात थी, बरसात की आस थी और मिट्टी से जुड़े रिश्ते की प्रगाढ़ व्याख्या थी। अकबर ने महसूस किया कि ये लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आए। उनके गीत में एक इतिहास, संघर्ष और एक तरह की कथा थी, जिसने दरबार के सभ्य लोगों की संवेदनाओं को छू लिया। पर तभी बीच में एक हल्की अप्रत्याशितता आई। एक छोटे से नाटक के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने दिखलाया कि गांव के प्रधान ने अनावृष्टि के कारण अपने खेतों की बिक्री करनी चाहिए। उस पर गांव के बुजुर्गों ने उसे परंपरा के नाम पर रोका। नाटक में प्रधान का बेटा जब अपनी मां से पूछता है कि क्या हम मेहनत छोड़ दें, तो मां कहती है कि मेहनत ही हमारी पहचान है। पर प्रधान की बेबसी और समाज की मजबूरियां बढ़ती चली। दरबार में से कुछ लोग मुंह बनाए बैठे रहे, कुछ आंखें नम थी, किसी ने तो गाल पर हाथ रख लिया। विद्वानों के बीच ये चर्चा छिड़ गई कि क्या ये सिर्फ एक नाटक है या एक सच जो दरबार तक आया है। अकबर का ध्यान उसी हिस्से पर गया जहां प्रधान के एक रिश्तेदार ने जिद दिखाई और कहा कि हम भी अपने रास्ते बनाएंगे, फिर चाहे उसे राजसी समर्थन मिले या न मिले।
तभी एक वकील सा स्वर उठा जिसने कहा, यह तो समाज का शीशा है। बिरबल ने भी चुपचाप कहा, कहानी सुनने से बेहतर है कि हम इसमें मर्यादा और नीति का एक रास्ता निकालें। अकबर की प्रकृति में जो बात थी वो थी समाधान। उन्होंने राजस्थानी प्रधान से पूछा, आप क्या चाहते हो? मैं केवल कला की प्रशंसा के लिए नहीं बैठा हूं। यदि आपकी जरूरत किसी न्याय या व्यवस्था की है तो बताओ। राव ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का बीज और पानी के अधिकार सुरक्षित हों। हम फिर कभी अपने खेतों को सरकार के आगे नहीं बेचेंगे। अकबर ने सोचा और फिर कहा, हमारी इस दीवानी से यह कहा जाए कि किसी भी प्रजा का कृषि अधिकार सुरक्षित रहेगा और शाही खजाने से कुछ बीज और सिंचाई के साधन दिए जा सकते हैं। पर इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अकबर के राज्य के विधानों का आदर करें और अपने कुछ युवा कलाकारों को यहां के शिल्प में प्रशिक्षित करें ताकि वे अपनी कला के साथ राजधानी के संगम में जुड़ सकें। राव की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। यह प्रस्ताव न केवल मदद का था बल्कि सम्मान का भी था। राव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। इसके बाद दरबार में जश्न जैसा माहौल बन गया। अकबर ने राजस्थानी दल को आमंत्रित किया कि वे कुछ मंदिरों और बावड़ियों के पास जाकर वहां की बहाली में मदद करें। विजेताओं की तरह उनको शाही दामादियों ने सोने की मुहरों के साथ सम्मानित किया। पर कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। एक छोटा कारीगर जो साथ आया था, नाम था भीमलाल। वो एक चित्रकार था और उसकी कलम में कुछ अनोखी शक्ति थी। उसने अकबर के सामने अपने कुछ चित्र रखे। चित्रों में वह मरुस्थलीय जीवन को ऐसे दर्शा रहा था कि मानो वहां की हवा भी चित्र में सांस ले रही हो। अकबर ने भीमलाल के चित्रों के रंगों में वही सूखी धूप और वही ठंडक देखी जो दरबार में देखी गई थी। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास हमारी दरबार की दीवारों पर जगह है। हमारे चित्रकार तुम्हें रंग और शैली सिखाएंगे और तुम हमें अपनी धरती का जतन सिखाओगे। भीमलाल ने यह मौका स्वीकार किया, पर उसके साथ एक अनिर्वचनीय दुख भी छिपा था। वो गांव छोड़कर आया था क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी और गांव में ठीक इलाज न मिलता था। उसने दरबार के सामने विनती की कि अगर कोई रास्ता मिले तो उसकी पत्नी का इलाज कराया जाए। अकबर की नजर में ये एक इंसानी पुल था। उन्होंने तुरंत अपने दवाखाने के प्रमुख को आदेश दिया कि भीमलाल की पत्नी को शाही अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाए और उसके साथ चिकित्सा और दवाइयों की व्यवस्था की जाए। भीमलाल के आंसू उस समय रुके नहीं। उसने कहा, यह केवल मेरे परिवार की मदद नहीं है, ये हमारे गांव के सब लोगों के लिए उम्मीद है। समय के साथ राजस्थानी लोगों और अकबर के दरबार के बीच का यह रिश्ता और गहरा हुआ। राजस्थानी कला ने शाही शिल्प में नया सौंदर्य लाया और शाही संरक्षण ने राजस्थानी गांवों में नई राह खोली। पर कहानी का असली सार उस दिन तब निखरा जब अकबर ने राजस्थानी युवाओं को दरबार में कुछ नया करने का अवसर दिया। वे युवाओं ने मिलकर एक बड़ा संवाद नाटक रचा जिसमें परंपरा और परिवर्तन, स्वाभिमान और सहयोग की बातें थी। नाटक में एक क्षण ऐसा आया जब एक बूढ़ा किसान जो अपनी जमीन खोने वाला था ने दरबार में जाकर अपनी पीड़ा सुनाई और न्याय मांगने लगा। अकबर ने उस किसान को न केवल न्याय दिया बल्कि उसे बतलाया कि शासन और जनता के बीच संवाद ही सबसे बड़ा धर्म है। अकबर ने कहा, राज्य तभी मजबूत होता है जब उसकी प्यास बुझाने वाले हाथ खड़े रहते हैं और उसकी कला, उसकी भाषा और उसकी आत्मा को संरक्षित करते हैं। उस दिन की घटना के बाद राजस्थानी लोगों के हंसते चेहरे, नए बीज बांटते हाथ और गणमान्य दर्शनों के आशीर्वाद ने यह संदेश फैलाया कि कला से बड़ा कुछ नहीं होता, पर कला के साथ नीति और न्याय जुड़े तो वो और भी बड़ा बनता है। राव और पद्मावती लौटते समय अपने साथ शाही उपहार और अपने गांव के लिए कई योजनाएं लेकर गए। भीमलाल की पत्नी ठीक हुई और भीमलाल ने अकबर के चित्रकारों के साथ मिलकर कई दीवारों पर चित्र बनाए जिनमें मरुस्थल का गौरव और जीवन दोनों झलकते थे। समय के साथ ये समझ बढ़ी
कि किसी भी राजसी दरबार की महिमा सिर्फ उसकी तलवारों में नहीं, उसकी समझदारी में भी होती है। अकबर ने राजस्थानी लोगों से न केवल व्यापारिक और राजनैतिक बंधन बनाए, बल्कि उनसे सीखा कि गांव की सादगी और कठोर जीवन के अनुभव दरबार को मानवता का पाठ पढ़ा सकते हैं। राजस्थानी दल की कला ने शाही दरबार को रंगीन बना दिया और शाही नीति ने राजस्थानी गांवों के लिए नई आशा का दीप जला दिया। कई वर्षों के बाद जब मलिन पगडंडी पर पगधर का हल्का शोर भी नहीं रहता, तब भी उन दिनों की रोशनी अकबर के महल की दीवारों पर दिखाई देती थी। भीमलाल के बनाए चित्रों में, युवाओं के प्रशिक्षित हाथों से बनी कलाओं में, और सबसे बढ़कर उन लोगों की कहानियों में जो कभी मरुस्थल की धूल में जीते थे और अब दरबारों की गंभीरता में अपना स्थान बना चुके थे। राव झंकार सिंह की आने वाली पीढ़ियों ने अकबर के राज्य के साथ जो संबंध बनाए, वे केवल सामरिक न थे, वे एक दूसरे की आत्माओं के समझने और एक दूसरे के दुख में साथ देने वाले संबंध थे। इस प्रकार उस दिन जो केवल एक सामान्य सामनुगाह की तरह लग रहा था, वो दरबार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया। वो अध्याय ये सिखाता है कि जब सत्ता के पास समझ होती है तो वो कला को परख कर न्याय में बदल देती है, और जब कला के पास विवेक और आवश्यकता का पाठ होता है तो वो केवल दिखावा नहीं रह जाता। राजस्थानी लोगों की सादगी और अकबर की व्यापक दृष्टि ने मिलकर एक नई कहानी रची, एक कहानी जिसमें मिट्टी की खुशबू थी, संघर्ष का संगीत था और सबसे जरूरी समझदारी की चमक थी, जो समय के साथ